गुड मॉर्निंग, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद AK सर यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी लोग उठ जाइए। आज है डेट 29 जुलाई और मैं एक और करंट अफेयर वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल में ही रूस ने चीन को दी जाने वाली, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। हाल में ही रूस ने चीन को दी जाने वाली किस मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर रोक लगा दी है? ठीक है, अब इसके ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन ए दिया हुआ है S-400, ऑप्शन बी है S-300, ऑप्शन सी है M-400, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर इस पर हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा S-400। ठीक है, थोड़ा सा मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये आपका जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, MDS मैंने लिखा है शॉर्ट में, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसका डेवलपमेंट या इसका विकास जो है रूस के द्वारा किया गया है। रूस ने इसको बनाया है। और रूस का एक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम था जिसको हम S-300 के नाम से जानते थे, उसी को मॉडिफाई करके उसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है क्या, S-400। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो गया है, चीन को सप्लाई करता था, चीन को ये निर्यात करता था और इसके ऊपर रूस ने क्या कर दी है, रोक लगा दी है। अब थोड़ा सा और इसके बारे में और विस्तृत तरीके से जानेंगे। चलिए देखते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, पूरा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है, इसकी एक विशेष बात ये है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसको रूस ने विकसित किया है। इसके बारे में एक विशेष बात ये है कि ये सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, ये सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल सिस्टम है। ये किसी भी, याद रखिए, ये किसी भी क्रूज मिसाइल या किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को आसानी से क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। और एक और विशेष बात, ये 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान हैं उनको भी आसानी से क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो दो चीज़ें इसके बारे में आपको भी पता चली हैं। एक तो सतह से हवा में दुनिया मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल सिस्टम है, और दूसरी चीज़ है कि ये आसानी से जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, साथ ही साथ 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान हैं उनको ख़त्म कर सकता है। इसका जो दायरा है, कितने दायरे में ये काम करता है, तो 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर के दायरे में ये बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे क्रूज मिसाइल हो, चाहे 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान हो, उसको आसानी से ये नष्ट कर सकता है। अब इसके जो प्रमुख 3 अंग हैं उनकी बात कर लें। इसके प्रमुख 3 अंगों में एक इसका मिसाइल लॉन्चर, राडार और तीसरा आपका कमांड सेंटर है। इसके प्रमुख 3 अंग जो हैं वो मिसाइल लॉन्चर, राडार और कमांड सेंटर। ठीक, अब बात करते हैं इसके खरीदने या बेचने की। बात अगर करें तो चाइना ने जो है वो भारत से पहले ही इसके खरीदने का निर्णय लिया था। जो ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसको खरीदने का निर्णय चाइना ने भारत से पहले ही ले लिया था, और 2018 में उसकी पहली खेप उसको मिल भी गई थी। ठीक है, और अभी रिसेंटली उसको दूसरी खेप मिलने वाली थी, उसके पहले ही रूस ने उसको देने से मना कर दिया है या उस पर रोक लगा दी है। अब भारत की बात करें तो भारत ने भी इसको खरीदने का निर्णय लिया है, और इस साल के अंत तक यानी 2020 के लास्ट तक जो है उसको पहली खेप मिल जाएगी। जैसे ही हमको S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिलेगी तो हमारा जो आपका सिस्टम है, जो आप दूसरे देशों से अपने आप को सुरक्षित करने वाला सिस्टम है, वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और हम चाइना और पाकिस्तान की जो एटॉमिक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनसे अपने आप को हम सुरक्षित कर सकेंगे। ठीक है, उनसे अपने आप को हम सुरक्षित कर सकेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। दिया हुआ है कि हाल में ही केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने मौसम से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन इसके सुनिए। ऑप्शन ए है उमंग, ऑप्शन बी है मौसम, ऑप्शन सी है वेदर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा। और ये एप्लीकेशन किसके काम आएगा? मौसम से संबंधित जो जानकारियां हैं उनको जो है वो प्रेषित करना, उनको लोगों तक आसानी से पहुंचाना, इसके काम आने वाला है। ठीक है, तो इसका पहले मैं
राइट आंसर बताऊं उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूं। ये जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, ठीक है, इसका 27 जुलाई को इसका 14वां स्थापना दिवस था। ठीक है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है उसका 27 जुलाई को 14वां स्थापना दिवस था। उसी दिन जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अब एप्लीकेशन कौन सा है, तो एप्लीकेशन आपका मौसम है, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 जुलाई केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस पर हर्षवर्धन ने मौसम से संबंधित चुनौतियों से लड़ने के लिए मौसम नाम के एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और इसके बारे में हम जानते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। इसके बारे में अगर और हम बात करें तो देखिए कुछ चीज़ें ये निकल कर आएंगी। अब ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, सॉरी बीच में डिस्टर्ब हो जा रहा है, ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, इस एप्लीकेशन की विशेष बात है या कि मोबाइल एप्लीकेशन है जो आम लोगों को समर्पित है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन है जो आम लोगों को समर्पित है और इसका उद्देश्य क्या है, सरल व आसान तरीके से लोगों तक मौसम से संबंधित सूचनाओं को प्रेषित करना या पहुंचाना। अब एक पॉइंट और आप समझ लीजिए कि ये जो मौसम एप्लीकेशन है इसका ये किसके द्वारा डेवलप की गई है। तो 3 संस्थान हैं जिनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। पहला संस्थान आप यहाँ पर देख रहे हैं, इंटरनेशनल कॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, क्या है, इंटरनेशनल कॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक, दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, और ये कहाँ पर है, पुणे में है। और तीसरा है भारतीय मौसम विभाग। इन तीनों ने मिलकर मौसम नाम के इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसको आप आसानी से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और एप्लीकेशन है जो कि मौसम की जानकारी देने वाला ही है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। मौसम एप्लीकेशन की बात करें तो इससे पहले 2017 में मोदी जी ने एक और ऐप लॉन्च किया था, उमंग ऐप। ठीक है, ये भी क्या करता था, मौसम से संबंधित पूर्व अनुमान बताता था। अब इस उमंग ऐप की अगर बात करें तो इसका पूरा जो फुल फॉर्म है वो है आपका यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। यानी अगर उमंग ऐप की बात करेगा किससे रिलेटेड है, तो मौसम पूर्वानुमान से। और अगर बात करेगा मौसम ऐप किससे संबंधित है, तो अभी समझ ही गए हैं, 2020 में इसको जारी किया गया है, 27 जुलाई को। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे हों और आपको सही से जानकारी मिली हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दूसरे लोगों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और चैनल को भी थोड़ा सा जो है वो, या हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा आपके शेयर करने से हो जाए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं 28 जुलाई, 27 जुलाई, 1 अगस्त और 29 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 29 जुलाई। ठीक है, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। अब थोड़ी सी इस पर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कुछ फैक्ट्स। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, तो कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं बाघों के संदर्भ में। तो देखिए हमारे यहाँ पर एक भारतीय वन्य जीव संस्थान है जिसको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहते हैं। कल भी इसके बारे में चर्चा हुई थी। मैंने कहा था एक पक्षी है जो कि अफ्रीका से भारत आता है, फिर वापस भारत से अफ्रीका चला जाता है, उसके मार्ग के अध्ययन के लिए जो है कार्य शुरू कर दिया गया है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन्यजीव संस्थान जो आप देख रहे हैं, इसके द्वारा क्या किया जाता है, 2006 से प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर बाघों की जनगणना का कार्य किया जाता है। यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या करता है, 2006 से इसने स्टार्ट किया था, प्रत्येक 4 वर्ष पर बाघों की जनगणना का कार्य करता है। ठीक है, अब ये बाघों की जनगणना करता है और बाघ की जनगणना की रिपोर्ट को तैयार कौन करता है, संकलित कौन करता है, तो वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको NTCA हम लोग बोलते हैं। बाघों की जनगणना का कार्य कौन करता है, भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और ये रिपोर्ट जो है उसका संकलन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं प्रोजेक्ट टाइगर से आपको बताना चाहूँगा।
देख लीजिए। अब बात करें अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की, ठीक है, तो बाघों के संरक्षण के लिए साल 1973 में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर योजना को क्या किया था, लॉन्च किया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। अब इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था, सब लोग आप जानते हैं, भारत में उपलब्ध बाघों की संख्या के वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों के संरक्षण सुनिश्चित करना, या फिर लगातार बाघों की संख्या जो कम हो रही थी उनको स्थिर करना और बाघों की संख्या में वृद्धि करना, ये उसका मुख्य काम था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अभी तक 50 टाइगर रिजर्व जो है वो बनाए जा चुके हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब आगे बात करें तो एक पॉइंट मैं आपको राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में भी बताए दे रहा हूँ। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, अब देखिए ये जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, अब जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों में संशोधन कर वर्ष 2006 में बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी और इसका प्रमुख काम क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर का क्रियान्वयन करना। यानी प्रोजेक्ट टाइगर जो चल रहा है उसको पूरी तरीके से संचालित करने का काम कौन कर रहा है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान में संशोधन कर 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। तो प्रश्न आपसे अगर पूछा जाता है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, 29 जुलाई। उम्मीद कर रहा हूँ तीसरा प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चौथे प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत चर्चा में है। इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो समझिए, दिया हुआ है कि हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन में त्रावणकोर राज परिवार के अधिकारों को मान्यता दे दी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है, ये पद्मनाभ है, ठीक है, पद्मनाभ लिख गया है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है। ऑप्शन है आपके त्रावणकोर, तिरुवनंतपुरम, कोचीन और मैसूर। तो इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ, केरल में एक जगह पड़ती है जिसको हम बोलते हैं तिरुवनंतपुरम। ये तिरुवनंतपुरम में मंदिर स्थित है। अब इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी और हम बात कर लेते हैं क्योंकि ये चर्चा में रहा है। इस मंदिर का नाम याद रखिएगा, क्या है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरल तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और अगर हम बात करना चाहें तो देखिए मैंने ये पॉइंट आपको अभी बता ही दिया है कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। केरल में ये मंदिर आपका स्थित है, तिरुवनंतपुरम में, और भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है, भगवान विष्णु का प्रसिद्ध वैष्णव मंदिर है। ठीक है, अब मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक विशाल मूर्ति शेष नाग पर शयन यानी सोते हुए मुद्रा में विराजमान है। ठीक, और भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को ही क्या बोला जाता है, पद्मनाभ बोला जाता है। ठीक है, अब मंदिर के स्थापत्य की अगर बात करें कि किसने इसको बनवाया है, उसकी अगर हम बात करें तो भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ मंदिर को त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। अब राजा का नाम क्या था, राजा मार्तंड वर्मा, ये इनका राजा साहब का नाम था और 9वीं शताब्दी में जो है के ग्रंथों में इसका जिक्र है। ठीक, 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में इसका जिक्र है, लेकिन मंदिर के मौजूदा स्वरूप को, माफ़ कीजिएगा, इस मंदिर का जिक्र जो है 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में है, लेकिन मंदिर के मौजूदा स्वरूप को जो भी एकदम आपका जो है वो वर्तमान वाला उसका जो ढांचा है उसको 1773 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने बनवाया था। ठीक, अगर आगे हम बढ़ें तो अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दिया हुआ है कि किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी की जाएगी। प्रश्न बहुत अच्छा है, ये आसानी से किसी न किसी एग्जाम में उठा के डाल दिया जाएगा। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली। तो इसका उत्तर मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ, इसका उत्तर क्या होगा, हरियाणा होगा। ठीक है, अभी हाल में ही जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू करके जो हैं, और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर खट्टर जी, इन दोनों ने घोषणा की है कि हरियाणा में क्या होंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 वाले इनको यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इससे कई सारी चीज़ें आपकी अभी क्लियर होने वाली हैं। ऑप्शन सुनिए, यूनिसेफ ने, यूनेस्को ने, संयुक्त राष्ट्र ने, और इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न एक बार फिर सुनिए, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसके उत्तर की अगर हम बात करें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। किस प्रकार से चर्चा करते हैं देखिए। अब दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल में ही FAO, याद रखिएगा ये क्या है आपका FAO, यूनिसेफ इसको जानते हैं आप, IFAD और WFP द्वारा संयुक्त रूप से तैयार द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। अब पॉइंट आप समझिए, इस रिपोर्ट को जारी तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है, लेकिन इसको तैयार किसके द्वारा किया गया है? यूनिसेफ, FAO, IFAD और आपका WFP के द्वारा तैयार किया गया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको FAO, IFAD और WPF के बारे में बताऊंगा, फिर इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें FAO की, तो FAO को हम लोग बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है। याद रखिएगा, FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर इसका रोम में। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं तो एक इससे और प्रश्न आता है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरी संस्था जो मैंने दी थी यूनिसेफ है, यूनिसेफ के बात अभी हम नहीं करेंगे। दूसरी संस्था यहाँ पर दी हुई है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी IFAD। क्या है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये जी जैसा हो गया है, F है, IFAD, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें तो 15 दिसंबर 1977 को इसकी स्थापना हुई। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है। आगे और बात करें, अगला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WPF की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 को ही। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में ही है, ठीक है। तो ये तीनों संस्थाओं के बारे में आपको बता दिया गया है। कौन कौन संस्थाएं हैं एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। एक है आपकी FAO, अगली है आपकी IFAD और उसके बाद है WFP, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट में क्या बातें कही गई हैं, वो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इस रिपोर्ट की अगर बात की जाए दोस्त, तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 2004 और 6 में कितनी थी? 249.4 मिलियन, ठीक है। जो 2017 से 2019 में कितनी रह गई है? 189.2 मिलियन, यानी अच्छी मात्रा में जो है वो कुपोषित लोगों की संख्या क्या हो गई है? गिर गई है, कम हो गई है, ठीक है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है भारत में मोटापे के स्तर में लगातार वृद्धि हुई है और भारत और चीन दो मात्र एशियाई देश है जिन्होंने कुपोषित लोगों की संख्या में कमी की सूचना दर्ज की है, ठीक है। रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, किसने प्रकाशित की है और किसने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, ये जरूर आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि हाल में ही किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये भी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन दिए हुए हैं अमला शंकर, मृणालिनी साराभाई, सितारा देवी और शोभना देवी। इसका सही उत्तर होगा अमला शंकर। अब अमला शंकर की अगर बात करें तो अमला शंकर का जो जन्म था वो 1919 में हुआ था। 1919 में इनका जन्म जसोर में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश में पड़ता है, तब भारत में ही था। पश्चिम बंगाल सरकार ने इनको 2011 में बंग भूषण नामक पुरस्कार से सम्मानित किया था, ठीक है। तो ये अमला मैडम हो गई, इनके बारे में आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दिया हुआ है प्रश्न नंबर 9, हाल में ही किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? ठीक है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने कहा है कि 5 से 7 महीने में या 7 से 8 महीने में
ये योजना है वो फ्लोर पे आ जाएगी, काम करना शुरू कर देगी, और इस योजना में गेहूं की जगह लोगों को आटा की डिलीवरी या आटा की डिलीवरी की जाएगी। तो दिल्ली सरकार की योजना है, क्या है? मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, याद रखिए, दिल्ली सरकार। चलिए अब हमारे पास आज का लास्ट प्रश्न है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसकी अगर हम बात करें, दिया हुआ है कि हाल में ही फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा, या फीफा ने हाल में ही 2022 फीफा विश्व कप के होने की घोषणा की है, ये किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो थोड़ा सा प्रश्न सही नहीं लिखा है, समझ गए होंगे भावनाओं को। तो इसका ऑप्शन है कतर, इजराइल, रूस, जापान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कतर। ठीक है, अब इस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, बात करना ज़रूरी भी है। अब देखिए, जिस दिन ये घोषणा हुई कहाँ पर होगा, उसके बाद से क्या किया गया, लोगो भी जारी कर दिया गया। इसका लोगो आप देख रहे हैं, आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा लोगो। अब थोड़ी सी बात करें, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप किसी अरब देश में पहली बार आयोजित हो रहा है, यानी जो अरब कंट्री हैं वहाँ पर पहली बार फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है, और उस अरब कंट्री का नाम क्या है? कतर। ठीक है, इस बार के वर्ल्ड कप में 32 टीमें भाग लेंगी। ठीक है, इस बार के वर्ल्ड कप में आखिरी बार 32 टीमें भाग लेंगी, क्योंकि इसके बाद 2026 वाला जब फीफा वर्ल्ड कप होगा तो उसमें 48 टीमों के खिलाए जाने पर विचार किया जा रहा है। और इसका आधिकारिक लोगो भी, यानी 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसका आधिकारिक लोगो भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये प्रश्न नंबर 9 था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। अच्छा, एक प्रश्न जो है वो 2 बार, ये प्रश्न नंबर 8 था, वो 9 लिख गया था, तो उसको आप समझ लीजिएगा, 10 प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर जो है हम 10 की बात करने वाले हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 10 की बात करने वाले, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। प्रश्न क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है, निम्न में से किस संस्था के एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। ठीक है, अब ये रिपोर्ट किसने तैयार की है या किसने कहा है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यूनिसेफ हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, क्या क्या चीज़ें जो हैं बताई गई हैं। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के फैलने के कारण भारत सहित दक्षिण एशिया देशों के करीब 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। अब एक और रिपोर्ट कुछ दिन पहले जारी हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कोरोना महामारी इस साल करीब 13 करोड़ लोगों को भुखमरी की ओर ढकेल सकती है। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था लगभग 13 करोड़ लोग भुखमरी की तरफ जो है वो ढकेले जा सकते हैं। किसके कारण? कोरोना के कारण। अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं यूनिसेफ के बारे में, और फिर इस वीडियो को हम क्या करेंगे? वाइंड अप करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है, यूनिसेफ की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसको हम यूनिसेफ के नाम से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई या ये बनाया गया। पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के नाम से जानते थे। इसका ये नाम था पहले। ठीक है, क्या पहले नाम था इसका? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, ये इसका पूरा नाम था, जिसको बाद में छोटा करके क्या कर दिया गया? इससे कौन से शब्द हटा लिए गए? इससे आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शब्द, ये वाला शब्द हटा लिया गया और आपातकालीन शब्द हटा लिया गया। क्या बचा? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष बचा है। ठीक है, अब इसके बाद आगे अगर बढ़ें तो इसकी स्थापना में जो मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी वो पोलैंड के एक चिकित्सक थे जिनका नाम था लुडविग रॉसमन। ठीक, एक पॉइंट और इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसमें एक पॉइंट आप ये देख लीजिए, दिया हुआ है कि इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी माताएं जो है बेघर हो गई थी, जिनको खाने तक को नहीं मिल रहा था, उनके लिए भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना इसका मुख्य एम था उस समय। अब तो ये बहुत ही बड़े स्तर पर काम कर रहा है और 1953 में संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया ये, और इस संगठन के नाम में से अंतर्राष्ट्रीय व आपातकालीन शब्द को हटा दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो
आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 2 बार लिख गया है, वो एक ही बार है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये 6 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, कुछ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।